कि दलितों को हजारों साल में इतना नहीं सताया गया होगा जितना ब्राह्मण समाज के साथ जो है उत्पीड़न, उनके ऊपर हमला, फेक इनकाउंटर, किलिंग, बुलडोजर की कार्रवाई ब्राह्मण समाज के लोगों पर हुई। आप लोग तो उनके भी मुकदमे वापस ले लेते थे जिनको जो आपको गालियां देते थे। नहीं, राम भद्राचार्य जी का खुद अखिलेश जी ने कहा नहीं, वो राम भद्राचार्य हटा लिया। आदरणीय राम भद्राचार्य जी तो हमारे जौनपुर के ही हैं। हाँ, वो हमने माता प्रसाद पांडे जी ने भी कहा, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो हमने गलती कर दी थी। गलती हुई आप लोगों से? गलती कर दी थी। हम चाहते तो आज जो दुश्मन समाजवादी पार्टी के नजर आते हैं जमीन के अंदर खड़े होते। 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा मुख्यमंत्री ने। सब भाजपा वाले कह रहे हैं इसलिए खरीदा है कि उनको पता है कि अब वही उड़ेंगे 10 साल तक। और वही एक जहाज अगर आदरणीय केशव मौर्य जी के लिए भी आ जाता, धुआं निकल गया उनका हेलीकॉप्टर। भगवान न करे अजित पवार जी के साथ जो घटना हुई, हमें तो लगता है कि अगर केशव मौर्य जी के अंदर जरा सा भी अपनी जिंदगी के प्रति कुछ बचा हुआ है, इस पर जांच की मांग करनी चाहिए। लड़ाई लगवा रहे हैं। लड़ाई की बात नहीं है। अब जौनपुर से आते हैं। जौनपुर आपका होम टाउन है, तो जौनपुर का वो कहते हैं ना कि बंबई का किंग कौन, भिगो मात्रे, तो जौनपुर का किंग कौन? देखिए, जौनपुर का जो किंग है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई साहब। तो आइए इनसे कुछ जरा उत्तर प्रदेश की सियासत पर बातचीत करते हैं। नमस्कार अमीक जमई साहब, और बताइए कैसे चल रही है यूपी की सियासत और कहाँ खड़ी है समाजवादी पार्टी उसमें? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो हमारा सूबा है, आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे सूबे में एक गृह युद्ध की हालत बना दी है। कोई भी समाज सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। जो खुद भारतीय समाज नहीं खुश है कि समाजवादी पार्टी नहीं खुश है? नहीं, समाजवादी पार्टी तो देखिए संघर्ष की कोख से निकली हुई पार्टी है, क्रांति की कोख से निकली हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी जीते या हारे तो लड़ने वाली आंदोलन की पार्टी है। तो गृह युद्ध वाली कैसी बात है? सरकार तो कह रही है कि इतना लॉ एंड ऑर्डर इतना जबरदस्त मेंटेन है, बिल्कुल राम राज्य, चारों ओर खुशी है। आप कह रहे हैं गृह राज्य, गृह युद्ध है। देखिए, सरकार जिस नाम पर आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बना के बिठाए गए और कहा गया कि सनातन का राज होगा। भाई, अगर आपका सनातन के नाम पे सरकार बनी, जिन्होंने आपको वोट किया, उन्हें तो फील होनी चाहिए ना कि हमारी सरकार है। नहीं हो रहा उनको। आप सूबे का कॉम्बिनेशन देखिए, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को देखिए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज, अनिल जी मैं गंभीरता से इस बात को बोल रहा हूं, और 2017 के बाद ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन पर, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा निजी बहुत इंटरेस्ट रहा है ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन में, समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश जी ने, हम सब ने इस बात को मॉनिटर किया कि दलितों को हजारों साल में इतना नहीं सताया गया होगा जितना ब्राह्मण समाज के साथ जो है उत्पीड़न, उनके ऊपर हमला, फेक इनकाउंटर, किलिंग, बुलडोजर की कार्रवाई ब्राह्मण समाज के लोगों पर हुई। वो उनका वोटर अपने वोटर के खिलाफ क्यों करेंगे ऐसी कार्रवाई? ये तो हुआ है। सरकार की मानसिकता तो जातिवादी है। अब उस जातिवादी 10-5 ब्राह्मणों के खिलाफ कार्रवाई को पूरे समाज के खिलाफ कार्रवाई मान ली जाए? नहीं। देखिए, ब्राह्मण समाज बहुत ही दानिश्वर इंटेलेक्चुअल समाज है। कहते हैं उसको इन्फ्लुएंसर है, नो डाउट। और सत्ता में, सिस्टम में हुकूमतें किसी की भी रही हैं, सरकार वही चलाते हैं, देश वो चलाते हैं, हमेशा उनकी एक पकड़ उसके बीच में रही है। लेकिन पहली बार हम ये देख रहे हैं कि जो पकड़ थी उनकी 17 में, जब मुख्यमंत्री जी हमारे आदित्यनाथ जी आते हैं, तो ब्राह्मण सफेद हस्ती से उत्तर प्रदेश के मिट गया। और आज जो कुछ हो रहा है सूबे में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, मुसलमान यादव तो फिल्म का पोस्टर है। पूरी फिल्म का जो है, जो उत्पीड़न है, जो अटैक्स है, ब्राह्मण सर अंडर अटैक। आप हमें बताओ, पाकिस्तान में हमारे हिंदू माइनॉरिटी भाइयों को, शिया माइनॉरिटीज पर हमला होता है तो हम ये मानते हैं कि वो एक डिस्टेबलाइज डेमोक्रेसी है, एक फेल्ड लोकतंत्र है पाकिस्तान में। ठीक बात है। लेकिन सनातन के बड़े बड़े लोग, हमारे शंकराचार्य लोग, मुईन राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, सारे हमारे जो चारों भाई, बतौर भारतीय सभ्यता, कल्चर, बतौर नागरिक, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के जो बड़े लोग हैं। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ, क्योंकि वो गंगा जी की सफाई की बात कर रहे थे, पर्सनल लड़ाई हो गई, क्योंकि गौ हत्या की, ये तो आपको ही पता है कि यहाँ कोई
मुद्दे की लड़ाई नहीं, वो पर्सनल ईगो टकरा रहे अनिल हैं। जी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं, दो लोगों के, अनिल जी पर्सनल, मुख्यमंत्री की और शंकराचार्य का पर्सनल ईगो की अनिल लड़ाई जी है। पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। हमारे जो उत्तराखंड में जब डैम बनते थे, बांध बनते थे, तो सारे जितने पुराने शंकराचार्य और महान ऋषि हुआ करते थे वो उसका विरोध करते थे, सरकारें किसी की भी हो। तब कांग्रेस की सरकारें थी, तो दूसरी पॉलिटिक्स थी, तब दूसरी थी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी, हम ये देखते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कांग्रेस की मुखालफत करी, बीएसपी की थी तो उनकी मुखालफत करी। हमारी हुकूमत में एक अप्रिय घटना हुई, आप लोग तो उनके भी मुकदमे वापस ले लेते थे जिनको, जो आपको गालियां देते थे। नहीं, रामभद्राचार्य जी का खुद अखिलेश जी ने कहा नहीं, रामभद्राचार्य हटा लिया। रामभद्राचार्य जी तो हमारे जौनपुर के ही हैं। हाँ। वो हमने, माता प्रसाद पांडे जी ने भी कहा, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो हमने गलती कर दी थी। गलती हुई आप लोगों से? गलती कर दी थी। अगर हमारी हुकूमत ने, क्योंकि देखिए नेताजी में और माननीय अखिलेश यादव जी में एक हमेशा आदर्श रहा है बड़े बुजुर्गों को लेकर, दिल बहुत बड़ा है। ये भी अगर गोरखपुर में हमने ठेल दिया होता तो मुख्यमंत्री बन पाते? मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। किसने रोका था? मेरा आप ये कि जो राजनीति में कभी द्वेष की भावना से समाजवादियों ने काम नहीं किया। तो माननीय अखिलेश जब आप शपथ लेते हैं, शपथ में रहता है कि मैं राग द्वेष से काम नहीं करूंगा, तो मैं तो नियमों के तहत काम करूंगा। तो आपने अगर नियमों के तहत किया होता तो इन सबको सजा मिलती। आपने इसका मतलब राग द्वेष से काम किया, तभी आपने इनको ज्यादा क्या कहते हैं शिथिलता दी नियमों में। नहीं, जो हालात थे, जो सिचुएशन थे, क्योंकि कभी भी समाजवादी पार्टी ने किसी भी पॉलिटिकल केस को अपने हाथ में नहीं लिया। हमने डीएम से ये नहीं कहा कि इसके घर उजड़वा दो, मठ की बाउंड्रीज तोड़वा दो, ये कितनी जमीन कब्जा किए हैं, कितनी जमीन खरीदे हैं, इसका आकलन ले आओ। इसको बोलते हैं निजी तौर पे किसी से दुश्मनी निभाना। तो माननीय अखिलेश जी ने और इवन माननीय आजम खान साहब ने, हम चाहते तो आज जो दुश्मन समाजवादी पार्टी के नजर आते हैं जमीन के अंदर खड़े होते या शमशान में जल गए होते। ये काम समाजवादी पार्टी का कभी नहीं रहा। तो आज हम ब्राह्मण समाज के मामले में वापस आते हैं। तो नहीं, पहले हमको ये जवाब दे दी, इसका मतलब कि रामभद्राचार्य को उपकृत किया गया ना? नहीं, रामभद्राचार्य जी एक नाबीना आलिम है, नाबीना, अरे घोर जातिवादी आदमी है तो। नाबीना शख्स हैं। वो नेताजी के बारे में भी बहुत गलत अपशब्द वो यूज कर रहे थे। वो सोचते होंगे ना, जब नेताजी ने माफ करा था उनको, खुद भी रामभद्राचार्य जी सोचते होंगे कि नेताजी ने गलती कर दिया था। लेकिन हम ये मानते हैं कि 27 की सरकार के आने के बाद अब किसी को ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि किसी की माफी, किसी को बर्दाश्त करना। अब सरकारें अपने तरीके से काम करेंगी। 27 में आने के बाद तो मतलब कॉन्फिडेंट है 27 में आ रहे हैं? 27 में आज मैं आपके चैनल के माध्यम से गंभीरता से बोल रहा हूं, फुल फ्लेज समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए की शक्ति से और इंडिया अलायंस की शक्ति से, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, देश के मोस्ट क्रेडिबल सोशलिस्ट लीडर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि 20 साल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति से हटेगी नहीं। 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा मुख्यमंत्री ने, सब भाजपा वाले कह रहे हैं इसलिए खरीदा है कि उनको पता है कि अब वही उड़ेंगे 10 साल तक। और देखिए, लोक भवन माननीय अखिलेश जी ने बहुत खूबसूरत दफ्तर बनाया, 17 में तैयार हो गया था, मुख्यमंत्री जी चले गए थे। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगस्ता वेस्टलैंड का जो ये पूरा जहाज आया हुआ है वो लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि जो फटही चप्पल पहनने वाले लोग हैं उनको जहाज पे बिठाएंगे। और हमारे सारे एयरपोर्ट्स बंद हो गए, और जो छोटे छोटे जहाज चल रहे थे बिग फ्लाई के, वो सब बंद हो गए। तो सरकार, आम जनता ये जानती है कि मुख्यमंत्री जी के कुछ महीने हैं, उड़न खटोला से जितना घूमना है घूम लीजिए। लेकिन वही एक जहाज अगर आदरणीय केशव मौर्य जी के लिए भी आ जाता, धुआं निकल गया उनका, भगवान न करे अजित पवार जी के साथ जो घटना हुई, हमें तो लगता है कि अगर केशव मौर्य जी के अंदर जरा सा भी अपनी जिंदगी के प्रति कुछ बचा हुआ है, इस पर जांच की मांग करनी चाहिए। लड़ाई लगवा, लड़ाई की बात नहीं है। देखिए, एक बात समझिए, केशव मौर्य जी का जो बेटा है, हो सकता है कि उसको अपने पिता से प्रेम ना हो, लेकिन अजीत पवार जी के बेटे ने, उनके परिवार ने माननीय अखिलेश यादव जी को मिलकर जांच की मांग करी है। और अगर समाजवादी पार्टी कोई मदद वो चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश जी का दिल बहुत बड़ा है, वो राजनीति से ऊपर उठ के बात करते हैं,
हम संसद में इस बात को उठाएंगे। आपको क्यों डाउट लग रहा है कि उनके विमान से धुआं निकलने में कुछ गड़बड़ है? देखिए, एक बात समझिए कि जब हम जहाज को टेक ऑफ करते हैं, जब हमारे पायलट्स टेक ऑफ करते हैं, एटीसी का क्लियरेंसेस होते हैं और हमारे जो एयरपोर्ट का जो पूरा टेक्निकल ऑपरेशंस होता है उसके बिगेस्ट सिग्नेचर कि जहाज हेल्दी है, उड़ सकता है और लैंड कर सकता है, रेडी टू फ्लाई, जहाज कभी नहीं उड़ता है। तो सवाल ये है कि एक छोटी सी दूरी के लिए जहाज टेक ऑफ हुआ और लैंडिंग के वक्त उनको दिखा दिया गया कि अपना स्टूल याद करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय केशव मौर्य जी आज नहीं तो कल उनका परिवार इसके लिए आगे आएगा। और हम देखिए, हमारी राजनीतिक डिफरेंसेस उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन एक पिछड़े नेता के साथ इतना बड़ा खेल होगा, ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। अब जौनपुर से आते हैं, जौनपुर आपका होम टाउन है, तो जौनपुर का वो कहते हैं ना कि बंबई का किंग कौन, भिगो मात्रे, तो जौनपुर का किंग कौन? देखिए, जौनपुर का जो किंग है, आपको हम सबको बहुत खुशी है कि हम लोग जौनपुर में पैदा हुए। जौनपुर सामंतवादियों के विरोध समाजवादियों का एक गढ़ रहा है। माननीय नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने और सब पुराने लोगों ने मिलकर, मरहूम पारस यादव जी ने जौनपुर को समाजवादियों का गढ़ बनाया। वहाँ पे वो पारस जी को मिनी मुख्यमंत्री का दर्जा माननीय नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। आज पारस जी भी हम सबके बीच में नहीं रहे। तो जौनपुर का जो किंग है वो वहाँ की महान जनता है, जो बहुत ही समानता, एकता, सामाजिक न्याय और दबंगई के खिलाफ, जौनपुर की नसों में दबंगई के खिलाफ एक विद्रोह है। तो आप जिनका नाम ले रहे हैं, जौनपुर के किंग जो है जौनपुर की जनता है। तो आजकल तो उनका ही जलवा जलाल भी देखने को मिल रहा है, इतना आरोप लगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप लोगों ने भी उनका तमाम नामकरण किया। किसकी बात कर रहे हैं? धनंजय सिंह की बात कर रहे हैं। धनंजय सिंह जौनपुर का एक गुजरा हुआ इतिहास है, फ्यूचर नहीं उनका कोई, कोडीन भाई का ये गुजरा हुआ इतिहास है। और देखिए, पुलिस की ताकत से, एसटीएफ की ताकत से तो कोई भी नेता बन सकता है। अगर आप हम लोगों से कहिए हम हर जिले में नेता बना दें, एसटीएफ जिसको चाहे नेता बना दे। तो एसटीएफ भी, हमने 17 के बाद एक डिस्कोर्स ये देखा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी एमएलए एमपी पैदा किए। एक वो रामपुर में बनाया आपके आकाश सक्सेना, उत्तर प्रदेश पुलिस का एमएलए। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप में एसटीएफ ने नेता बनाया होगा, उनके ही सरपरस्ती में वो नेता काम कर रहे हैं। अभी पुलिस का हाथ हट जाए, समाजवादी पार्टी बता देगी कि कौन नेता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि धनंजय सिंह के ऊपर सरकार का प्रश्रय है? जितने भी मुख्यमंत्री की जाति के माफिया है, सरकार का नहीं, साफ साफ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस का, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ का, सुबह शाम 24 घंटे का साथ और विकास। डर नहीं लगता है आपको? जौनपुर में ही तो रहना है, उनके पास इतनी इस वक्त सत्ता उनके साथ है, इतना खुलेआम आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। सत्ता का क्या है? समाजवादी पार्टी किसी से डरती नहीं है। अरे अमीर जमाई तो डरते होंगे। अमीर जमाई समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं। हाँ। माननीय अखिलेश यादव जी के हम लोग वर्कर हैं। ये तो आज जिला पंचायत रह गई, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को धोखा देने वाले लोग थे, जिन्होंने जिला पंचायत को लाके परेड कराई और परेड करा के ले जाके जिला पंचायत बेच दिए कोडीन भाई एंड कंपनी को। ललई यादव बारे बात कर रहे हैं। नहीं तो जौनपुर की सफेद हस्ती पर आज कहीं जगह नहीं मिलती। और हमारे एक नौजवान नेता हैं, मरहूम पारस बाबू के बेटे लकी यादव साहब, बिल्कुल नौजवान, क्या शक्ति है माननीय अखिलेश जी की और सामंतवाद के विरोध की, सामाजिक न्याय की धरती, वहां की जो जनता है मदनी की, तमाम दुनिया भर के बाहुबल एंड कंपनी, दौलत, पैसा, सरकार का, पुलिस का, एसटीएफ का संरक्षण मदनी में पता नहीं है। अच्छा, पहले जैसे कि आजमगढ़ जौनपुर दोनों ट्विन डिस्ट्रिक्ट हैं, जुड़वा जिले हैं। पहले जिस तरह से यहाँ रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, पारसनाथ यादव आप बता रहे, तमाम और समाजवादी नेता थे,
इन लोगों ने एक तरह से सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सामंतवाद को कमजोर किया। लेकिन अब रमाकांत उमाकांत दोनों जेल में हैं, पारसनाथ यादव जी की डेथ हो गई, तो क्या ये सामंतवाद फिर यहाँ उभरा है इन जिलों में, फिर से थोड़ी ताकत उसकी लौटी वापस? जौनपुर में तो सामंतवादी व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। अच्छा, ताकतवर हुए सामंतवादी। मरहूम पारस जी के जाने के बाद, गुजर जाने के बाद जिला हम ये मानते हैं कि जिला हमारा कमजोर हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी की 22 में जो ताकत हुई, 2024 में जो शक्ति बढ़ी, कुशवाहा समाज से आने वाले बाबू सिंह कुशवाहा साहब लोकसभा के सांसद बने, और जिस तरह से वहां की जो नौजवान पीढ़ी है, आप किसी से भी मिल लीजिए, जो पीजीए के जो हमारे नौजवान हैं, उनमें आपको नेताजी का अक्स दिखेगा, उनमें आपको पारस जी का अक्स दिखेगा, आपको हर नौजवान में जो मानिक ऋषि की दी हुई ताकत है, उसके सामने सामंतवाद की कोई तस्वीर आपको नहीं दिखेगी वहां पर। तो मैंने कहा कि जो जिक्र आप लोग पूरे दिल्ली में और देश भर में करते हो, ये माफिया, वो माफिया, फला माफिया, ढका माफिया, पुलिस का संरक्षण 24 घंटे के लिए खत्म हो जाए, कोई माफिया जौनपुर में नहीं है। पुलिस एकदम पे सब माफिया है, पुलिस के रिप्रेजेंटेशन में है, पुलिस के, जबकि डीजीपी राजीव कृष्णा ने तो बहुत मेहनत करी थी, पूरा कोडीन एंड कंपनी का जो पूरा गिरोह का भंडाफोड़ किया था, लेकिन डीजीपी साहब को काम नहीं करने दिया गया। गाजियाबाद के एक बहुत ही काबिल ऑफिसर ने पूरा सिंडिकेट को पकड़ा, ट्रक्स पकड़े गए। आप बताइए, कोई उत्तर प्रदेश का राज्य, भारतीय जनता पार्टी का शासन, उसके बड़े अधिकारी बांग्लादेश को नशा एक्सपोर्ट करते हो? मतलब ये तो अफगानिस्तान के लाए, उन्होंने तो उसमें से एक दो लोगों को खड़ा किया, हालांकि वो तो छोटे मोहरे थे, उनको कह दिया तो समाजवादी पार्टी के लोग थे। नहीं, वो छोटे मोहरों को, बात मोहरे की नहीं है, बड़े मोहरे कौन नहीं जानता है नाम। ये तो ओपन सीक्रेट। एक राज्य के लिए देखिए अनिल जी, जो राज्य होता है, फेल्ड जो राज्य होते हैं, जैसे हम लैटिन अमेरिका में हम देखते हैं, बड़े बड़े ड्रग कार्टेल्स बनते होते थे, वह जहाज से सप्लाई होता था ड्रग्स जो है। ट्रंप ने भी मादुरो पे क्या इल्जाम लगाया? मादुरो पे इल्जाम लगाया कि ये मिले हुए ड्रग्स माफिया से, ये ड्रग्स एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं अपने देश से, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संरक्षण में ड्रग एक्सपोर्ट हो रहा है। अरे तो बांग्लादेश को, ये तो ज्यादा हो गया। नहीं, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। उत्तर प्रदेश की पुलिस की फाइंडिंग है कि बांग्लादेश ड्रग्स जा रहा था, तो वो तो इसलिए पकड़े गए ना। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ से जाने के बाद, जहां आम लोगों को, गरीब लोगों को दवाई, कमाई, पढ़ाई के इंतजाम नेताजी करते थे, ये जो आप इतना बोल रहे हैं अभी, आपके एक साथी पैनलिस्ट जो हैं, ये बोलने के चक्कर में भी जेल गए हैं बेचारे, मनोज यादव, और आप भी इस तरह से बोल रहे हैं, मतलब आप भी तैयारी में हैं लग रहा है। देखिए मनोज भाई, ऐसे हमारे बहुत सारे नेताओं के साथ, अब बड़े लीडरशिप में चले जाए तो माननीय आजम खान साहब के साथ, ये अन्याय हर सुबह शाम का अन्याय है। जेल क्या है? जेल ससुराल है समाजवादियों के लिए, एक पैर रेल में, एक पैर जेल में। मनोज यादव जो जेल में गए, उसके बाद कहीं भय है आप लोगों के मन में, कि आपके मन में कि उनके साथ कर सकते हैं तो मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हैं? उनके साथ गलत हुआ। मनोज के वो साथ अच्छा स्पीकर है, लेकिन हम लोग उनसे, अखिलेश जी और हम सब, ये हमारा अपना ये मानना है कि किसी भी धर्म जाति के मामले में हमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम है, खुद इतने फेल्ड है, और सभी सबका हमको सम्मान करके आगे चलना चाहिए। तो आपको मनोज यादव के बाद, प्रकरण के बाद, क्या सरकार के खिलाफ आप भी बहुत मुखर होकर बोलते हैं, तो आपको डर नहीं लगता है कि ज्यादा बोलेंगे तो आपके खिलाफ भी ऐसी कोई कार्रवाई कर सकते हैं? सरकार तो कार्रवाई कर ही सकती है, सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी अब संभाल के बोलते हैं कुछ? समाजवादी पार्टी, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। जेल जाना क्या है? गलत किसी मामले में जेल नहीं जाना चाहिए। अगर आप राजनीतिक तरह से आपको फ्रेम किया जा रहा है तो सब लिखा जाएगा, सब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब लिखा जा रहा है, सब याद रखा जा रहा है। अनिल जी, आप भी यहाँ पर हैं, 2027 में भी आप यहाँ रहेंगे। हाँ, सब लिखा जाएगा। और जो उत्साहित ऑफिसर्स हैं, जो नंबर बढ़ाने के लिए होम सेक्रेटरी के यहाँ, जिनको लगता है प्रमोशन के लिए कभी व्यवस्था बदलेगी नहीं, जिनको लगता है, तो उन्हें किसी गलतफहमी में रहना नहीं चाहिए।
धमका रहे हैं आप उनको? किसी गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। हमने हमेशा कई बार कहा है कि जो आपका जो कानून सम्मत काम है जो वो आप उसको करिए आप, लेकिन देश में प्रमोशन के लिए और वाहवाही के लिए और नंबर बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो कोई माफी तलाफी माई बाप बहन परिवार को लेकर आएंगे तो माफी तलाफी नहीं होने वाली है 27 के बाद। ये बताइए, आप तो टीवी पे बहुत चर्चा में जाते भी हैं, तो कई बार कई एंकरों से आपके झगड़े की भी क्लिप बड़ी वायरल होती हैं। अभी पूनावाला के साथ, शहजाद पूनावाला के साथ आपका बड़ा झगड़ा उगड़ा का हो रहा था, क्या हुआ था मामला पूनावाला के साथ? देखिए, मैं आपको बहुत एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपको भरोसा ना हो। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल सोशल मीडिया और स्पोक पर्सन की जो उनका हेडक्वार्टर है, आदरणीय अमित मालवीय जी और आदरणीय अनिल बलूनी जी, ये दो लोग हैं जो टोटल सोशल मीडिया और टेलीविजन का कंट्रोल इनके हाथ में है। जोशी जी के हाथ में भी तो है। जोशी तो माई बाप हो गए। अच्छा। दूसरे भी एक और हैं पीएमओ में बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी हों या अमित शाह जी का जो अहंकार है, या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हों, इनके पास कुछ भी बचा नहीं है। जैसे आपके पास काम की बात हो, आप किसी मोर्चे पे, आप रोजगार की मोर्चे पे फेल हैं, आप आर्थिक नीतियों पे फेल हैं, आपने उत्तर प्रदेश की एमएसएमईज जितनी भी हैं, भदोही का एक्सपो मार्ट हो गया, आप कन्नौज चले जाइए, आप उन्नाव, कानपुर, ये आगरा का जो हमारा टेंडरी था, सिर्फ जाज मऊ का 18,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था अनिल जी, जो आज 3,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। आप फिरोजाबाद मुरादाबाद की जो पूरी इंडस्ट्री है, इस पूरी सरकार ने बर्बाद कर डाली। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज्ड है अमेरिका के हाथों से, और भी प्रधानमंत्री हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन 140 करोड़ की जनता की जो शक्ति होती है, वो आज हमें बतौर भारतीय हम अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कल अमेरिका आए और मोदी जी को उठा के लेके चला जाए। अरे ऐसा कैसे ले जाएगा? जान की बाजी लगा देंगे हम लोग। मोदी जी तो कुछ करें। तो जिस तरह से देश सरेंडर है, नरेंद्र मोदी जी ने देश को पूरा सरेंडर कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही डिफेंसिव खेल रही है। तो उनका मकसद ये है, तैयार भी तो नहीं सरकार, उनका मकसद ये है, चाहे वो आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी हो, चाहे वो आदरणीय हमारे दोस्त शहजाद पूनावाला हो, ये जातिवादी टिप्पणियां माननीय अखिलेश यादव जी को लेकर 24 घंटे इनका काम है। तो पूनावाला इसलिए तो जब वो इस बात को पे आते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि अब इनके पास तर्क नहीं बताया, नंगाई भी आ गए, ना तर्क बचा है, ना इनके पास जो पार्लियामेंट्री शब्द हैं उनके पास बचे हुए हैं। जब वो आते हैं तो फिर हमने भी ये ठान लिया है कि फिर हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। और ये समाजवादी पार्टी के टिट फॉर टैट आदर्श वगैरह माननीय अखिलेश जी में देखिए एक बहुत खूबी है। कभी कभार हम लोग उनसे कहते भी हैं कि मतलब ये बहुत ज्यादा है। वो बहुत लोगों का, बुजुर्गों का, बड़ों का बहुत सम्मान करते हैं। उनका दिल करे तो वो कोई हार्श बात भी ना खुद कहते हैं कभी, ना हम लोगों को उन्हें पसंद है कि हम लोग कोई हार्ड बात बोले। लेकिन जिस तरह से आरएसएस ने, वीएचपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जातिवादी मुख्यमंत्री ने माननीय अखिलेश यादव जी के उनको परिवार को, कई बार तो आपने देखा है कि आदरणीय डिम्पल मैम साहिबा के साथ, उनके बच्चों के साथ जो चीजें हो रही हैं, फिर समाजवादी पार्टी के हमारी लीडरशिप, हमारे वर्कर्स, चाहे वो पिछड़े नेता हों, चाहे वो दलित नेता हों, चाहे वो आजम खान साहब का मामला हो, जिस तरह की टिप्पणियां होती हैं, अब हमें लगा है कि अब हम आपको भी फिर हम जवाब दे के ही लौटेंगे। तो ये जो शहजाद पूनावाला हुए हैं, दूसरे इनके प्रवक्ता हुए, ये बिलो द बेल्ट क्यों जाते हैं? क्या इनको लगता है कि जितना ज्यादा बिलो द बेल्ट जाएंगे उतनी जल्दी बीजेपी में तरक्की होगी क्या? देखिए, कोई तरक्की नहीं है। शहजाद पूनावाला जी कभी अपने आप को कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, फिर वो कभी कहते हैं मैं सनातनी मुसलमान हूँ, फिर वो कहते हैं मैं पसमानदा मुसलमान हूँ, फिर वो कहते हैं मैं आगा खानी शिया मुसलमान हूँ। तो अब तो पहले वो खुद तय कर लें वो हैं क्या। पहचान का संकट है क्या? तो पहचान का संकट तो है ही। वो हमारा बहुत अजीज दोस्त है, जब वो कांग्रेस में थे, तहसीन का ब्याह हुआ तो हम और शहजाद कार्ड बांट रहे थे तहसीन के ब्याह के लिए, लेकिन राहुल जी ने उनको कितना सम्मान दिया उस पूरे परिवार को।
अरे कह रहे हैं 2 साल से हमको मिलने के लिए समय नहीं दिया। रॉबर्ट वाड्रा जी को की बहन से शादी हुई तहसीन की, हम बहुत सम्मान करते हैं तहसीन भाई का, हमारे बड़े भाई की तरफ से। तो शहजाद को जो सम्मान मिला, भाई ना आपका एक दिन का संघर्ष, ना आप इसने स्टूडेंट मूवमेंट किया, ना आपने यूथ मूवमेंट किया, ना आप किसी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट मूवमेंट से लड़कर आए, मतलब सिर्फ आप खानदान में ब्याह हो गया है तो इसलिए आपके भाई को महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, तो जनरल सेक्रेटरी तो आप बन गए, लेकिन पार्टी में आने के बाद पार्टी का एक तरीका होता है। अगर आप जनरल सेक्रेटरी प्रदेश के हैं तो आपकी रिपोर्टिंग प्रदेश अध्यक्ष को है। ठीक बात है, सीधे नेशनल प्रेसिडेंट को नहीं है। ठीक है। तो हमारा क्या काम है, अब हम ही बतौर स्पोक पर्सन हम हर दिन समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे नहीं जाते, क्या काम है वहां पे? हमारे जो सीनियर हैं, इंचार्ज हैं मीडिया के, आशीष यादव जी, कुछ भी होता है दुख सुख हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें जो ठीक लगता है वो बात आगे पहुंचाते हैं। तो ये समझते थे कि घर में ब्याह हो गया है तो राहुल जी के घर में मालिक हो गए हैं। तो ये जो जल्दबाजी राजनीति में है वो शहजाद में ही नहीं है, वो आज को हर 3 युवाओं में से 2 लोगों में मिलेगी। उन्हें सीधे लगेगा कि हम जाके गोद में बैठ जाएं। जो हालात इस मुल्क के हैं, अगर आप विचारधारा के लिए किसी पार्टी में जुड़े हुए हैं, आप लड़ाई को आगे जो रखिए, आप संघर्ष तो करिए, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? तो शहजाद भारतीय जनता पार्टी में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। वो चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नाम ले लिया रैली में, एक बार नाम ले, इतनी विचारधारा की कमजोरी थी, कह रहे थे मैं कांग्रेस में ही दफन होऊंगा, मेरी कब्र यहीं बनेगी, कांग्रेस की जिंदगी में बनेगी। एक बार नाम ले लिया, आप चले गए। कभी कभार हम लोगों से भी होता है कि मानिक जी से 2 महीने बात नहीं हुई, तो क्या हमारा मिशन रुक जाएगा? हमारा समाजवादी आंदोलन रुक जाएगा? हमारा कमिटमेंट रुक जाएगा? प्रेम शुक्ला, गौरव भाटिया, शहजाद पूनावाला, एससीएम त्यागी, इनमें से सबसे लो किसको रेट करते हैं? देखिए, गौरव भाटिया सबसे लो है, लेकिन मैं गौरव भाटिया जी को जिस दिन हमारा उनका प्रकरण हुआ, पजामा प्रकरण, पजामा प्रकरण के बाद गौरव भाटिया जी ने देश के बड़े एंकर से कहा कि ये जो अमीर जामाई के साथ मेरा जो ये पजामा प्रकरण पे जो मेरा खेल हो गया है, इसको मत दिखाओ, अब मैं अखिलेश यादव जी को टोटी वाला टर्म नहीं यूज करूंगा। अच्छा। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि मेरे नेता के खिलाफ इस तरह की बातें अब नहीं करते हैं, टोटी वर्ड यूज नहीं करते हैं, खुद नंगे हो गए। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनको न्याय मिलना चाहिए था। इस पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन डाली थी कि मैंने पैंट पहना था, ऐसा नहीं था, पजामा नहीं था। तो जज साहब ने भी उनसे कहा कि नेताओं को थिक स्किन नहीं होना चाहिए, मतलब चमड़ी थोड़ा मोटी होनी चाहिए, कि आपको भी ह्यूमर और व्यंग को आप बर्दाश्त कर सकें। तो अपनी दफा रोना नहीं चाहिए। तो सुधांशु जी थोड़ा सीजन्ड हैं, वो पर्सनल टिप्पणियां मानिक जी के लिए नहीं करते हैं। लेकिन गौरव भाटिया और शहजाद पूनावाला तो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेट स्पोक पर्सन है। हम समझते थे कि मैं आपको सही बताऊं, मैं शहजाद के लिए ये उम्मीद करता था कि शहजाद को कम से कम कहीं माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना देंगे। माइनॉरिटी कमीशन मेंबर क्या होता है? मानिक अखिलेश जी की सरकारों में कितने दर्जा प्राप्त मंत्री 100 थे, 100 रहे होंगे। 100 थे। तो कोई समाज अगर आ रहा है, शहजाद गाली सुन रहा है पूरे देश के मुसलमानों का, तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि कुछ तो बनाओ इसको। हम तो चाहते राज्यसभा भेजते हैं शहजाद को, कोई तो रहे बढ़िया खूबसूरत, इतना बॉडी बिल्डर बना के जाए राज्यसभा में। अभी प्रूव करे, अभी और गालियां दें आप लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी में जब तक वो गाली देता है, इस्लाम को वो गाली देता है, मुसलमानों को गाली देता है, और विपक्ष की बात तो बहुत दूर हो गई। पहले वो रोज इस्लाम को गाली दे, पहले वो रोज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें कहे, पहले वो रोज मुसलमानों के बारे में गलीज बातें करे, तब तो उसको टीवी पे बिठाएंगे। और जिस दिन वो नहीं करेंगे, हमें मालूम है वो हटा दिया जाएगा, नया कोई रंग रूट आएगा, कोई नया रंग रूट आ जाएगा। लाइन लगी हुई है मुस्लिम मंच से। ये तो प्रवक्ताओं की बात हो गई। आपकी फेवरेट एंकर कौन, मतलब फेवरेट एंकर इन द सेंस, मतलब कि किस, आप जाते तो तमाम एंकरों के हैं, कई एक बार तो आपसे भाईजान, ओ सॉरी, रूपका जी से भी झगड़ा हो गया था आपका, तो रूपका जी को कैसे मतलब रेट करते हैं? हालांकि आप लोग झगड़ते उगड़ते हो, लेकिन क्या फिर पहुंच जाते हो आप लोग, क्या कहते हैं, इफ्तारी खाने सब आपके प्रवक्ता पहुंच जाते हैं? देखिए, रूबिका लेकर जी ने तो मुझे इफ्तारी में नहीं बुलाया। मुझे क्यों नहीं बुलाया मुझे नहीं मालूम है। और
सलाम दुआ करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी पार्टी की विचारधारा, अपनी नीतियां, और एक बहुत साफ है, चाहे वो कोई भी एंकर हो, रूबिका लियाकत जी हो या XYZ जो भी हो, अगर कोई मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी के बारे में कोई नाजेबा बात करेगा, बिलो द बेल्ट बात करेगा, माननीय नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कुछ भी कहेगा, मैं उसके घर खाने पीने तो नहीं जाऊंगा, रिश्ते निभाने नहीं जाऊंगा मैं। और जहां पे सारे संघ के लोग मौजूद, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग, रेपिस्ट लोग, क्या क्या इल्जाम लगे हैं लोगों के ऊपर, जो लोग वहां मौजूद हुए। अनुराग भदौरिया तो वहां बिस्मिल्लाह कर रहे थे। अनुराग जी का खैर हम लोग के बड़े हैं, उनका इज्जत सम्मान अलग है। और भी कई आपकी पार्टी के प्रवक्ता लेकिन हमारी थोड़ा ये बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है कि ये बड़ी जिद क्यों बना के चलते हैं। हम बहुत अदना से छोटे से वर्कर हैं, हम अखिलेश जी के बहुत छोटे से वर्कर हैं। तो रुबिका लियाकत को आप अच्छा इंसान रेट नहीं कर रहे इसका मतलब? लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरा जो प्रधानमंत्री मोदी का जो इमेज बिल्डिंग है, 80% तो इन एंकर्स के बिना पे प्रधानमंत्री कार्यालय चल रहा है। जिस दिन ये 5-6 एंकर्स जो भी आप नाम ले रहे हैं, मैं क्यों नाम लूं, मुझे उनके साथ काम करना है, मुझे उनको मौका मिलता है बात को कहने का। क्योंकि देखिए एक बात बहुत गंभीर है, कोई भी चैनल, कोई भी अखबार ना किसी पत्रकार का होता है, ना किसी एंकर का होता है। मानिकली जी कहते हैं ना, जहां का दाना वहां का गाना। तो मजबूरी है, रोजी रोटी है, नौकरी है। लेकिन अखबार तो इनसे ये भी नहीं कहता होगा कि इतनी ज्यादा चाटुकारिता करना है, वो तो कहता होगा एक लिमिट में करना है, लेकिन ये तो उससे भी आगे निकल जाते हैं सब। ऐसा नहीं सर। आप देखिए कि एक ही चैनल में कई तरह तरह के एंकर्स होते हैं, और मुझे लगता है कि वो लोगों को इंटरेस्ट कैटर करने के लिए रखे जाते हैं। बट समाजवादी पार्टी ने, देखिए मानिकली जी ने, हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने एक नई बात हमने अपनी जो पैदा करी कि हम 1 to 1 जनता से संवाद रखेंगे। मीडिया टेलीविजन तो इसलिए है क्योंकि परसेप्शन सोशल मीडिया से बन रहा है। आज हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी देश के सबसे टॉप 3 बड़े नेताओं में से आज एक है। तो हमें उस जगह पे तो रहना ही है। लेकिन जो 1 to 1 जनता से जो संवाद है, समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर, लीडरशिप, MLA, MPs, फॉर्मर जितने भी लोग हैं, हम लोग आवाम के बीच में अपनी बात को, समाजवादी और PDA का जो मानिकली जी का विजन है, उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जितने भी एंकर्स हैं और टेलीविजन हैं, क्योंकि इनके जो भी धन्ना सेठ लोग हैं, सब प्रधानमंत्री के हाथों में है। आप थोड़ी सी बात से आप डिसएग्री हो जाइए तो आपके यहाँ ED CBI आ गई। सारे चैनल्स के साथ कुछ न कुछ चल रहा है इस देश के अंदर। तो कंप्रोमाइज्ड है प्रधानमंत्री, अमेरिका में कंप्रोमाइज्ड है, चैनल प्रधानमंत्री के कंप्रोमाइज्ड। लेकिन जिस दिन, मैं आपको एक बहुत हल्का सा शिफ्ट बता रहा हूं अनिल जी, बुराई करने से तो अच्छा ही बात निकल नहीं सकती है। हाँ ठीक है। एक अच्छा शिफ्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी, RSS के सामने हमारे इंडियन मीडिया ने समाजवादी पार्टी को माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए हुए स्पोक पर्सन को जगह देना शुरू किया है, बात कहनी शुरू करी है। जैसे आपने ये पूरा प्राइम मिनिस्टर का जो फ्लेवर है फॉरेन पॉलिसी का, आपने देखा होगा कि उन्हीं एंकर्स ने इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में या जो प्रेजेंटेशन किया या जो भारत का पक्ष रखा, बहुत सारे अच्छे अच्छे एंकर्स ने इन्हीं लोगों में से। अंजना जी का एक बहुत अच्छा वीडियो उस पर इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी पे बना, और उन्होंने बहुत ही न्यूट्रली, जो एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए था, अंजना जी ने उसको रखा, और मुझे लगता है लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आप संदीप चौधरी जी को देखिए, और भी बहुत सारे ऐसे एंकर हैं। इवन सुशांत सिन्हा तो बहुत ही राइट विंगर अपने आप को शो करते थे, लेकिन उन्होंने भी, वो कोई विंगर उंगर नहीं है, वो विदेश नीति पर बहुत अच्छे एंगल से बात रखी है। उनके बारे में बात करना भी मतलब अच्छा। ये बताइए, छोड़िए, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और श्वेता सिंह, इन चारों में सबसे ज्यादा दानिशमंद किसको मानते हैं? नहीं, मैं दानिशमंद इसलिए नहीं, दानिशमंद निजी 2 तरह की मैं बातें कह सकता हूँ।
मेरा मैंने ये मानना इसलिए नहीं पूछा कि क्या कहते हैं कि किसको मूर्ख मानते हैं, इसलिए कि हो सकता है वो आपके लिए टफ हो बोलना, लेकिन ज्यादा दानिशमंद कौन है? मेरा ये मानना है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल नेशनल मीडिया है, जब वो आजाद हो जाएंगे तो मैं आकलन कर सकता हूँ। अभी फिलहाल जो नेशनल मीडिया है वो आजाद नहीं है। तो इन चारों में से ज्यादा प्रधानमंत्री को डिफेंड कौन करता है? इन चारों में सबसे ज्यादा जोर लगा के? मेरे ख्याल ऐसा कोई भी एंकर नहीं है जो डिफेंड न करता। रूपका लिया तो आप लोगों से चिढ़ी क्यों रहती है सपा वालों से? प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, पीएमओ के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने में किसी की स्पाइन बची नहीं है। स्पाइनलेस एंकरों के घर देखे हैं आपने? सर मेरा तो मुझे जाने का मौका नहीं मिला है। अरे टीवी सोशल मीडिया में तो जाना हुआ तो नहीं सर, मेरी तो मुझे कोई दावत नहीं मिली। बच रहे हैं कि नाराज हो जाएगा? कोई दावत नहीं मिली सर मुझे अभी। जब नहीं मिली वीडियो तो देखा होगा ना सोशल मीडिया। घर ऐसे घर सैलरी से तो पॉसिबल नहीं है सर। मैं घरों के बारे में, किसी की निजी जिंदगी के बारे में मुझे जाने का मतलब नहीं। चलिए अच्छा ये बताइए, जो जंग चल रही है गल्फ में, क्या लग रहा है ईरान के साथ गलत हो रहा है? देखिए अनिल जी, आयतुल्लाह खामनेई साहब की जो शहादत हुई, सबसे पहले तो बतौर भारत और ईरान हजारों साल का हमारा रिश्ता, और जिस तरह से अमेरिका ने उनका असैसिनेशन किया, जिस तरह से भारत ने अमेरिका के सामने खुद को सरेंडर किया, हमारी सॉलिडेरिटी, हमारा दुख, हमारा रंज आयतुल्लाह खामनेई और ईरान के लोगों के साथ है। और ईरान, जितने भी हमारे सिक्योरिटी के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि वो लड़ाई लड़ रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आप कह रहे हैं कि आप यानी कि आप जो हैं खामनेई साहब के साथ हैं, लेकिन भारत सरकार तो इजराइल के साथ खड़ी दिख रही है, और वो तमाम गल्फ कंट्रीज के जो अरब कंट्रीज हैं, भारत के प्रधानमंत्री को कॉल करके दुख भी जता रहे हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लगता है मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि जो विपक्ष को गलत लगेगा, बुरा लगेगा। आप गांधी जी से उठाइए, आप गांधी जी से पूरी जो सोशलिस्टों की विरासत है, गाजा के फिलिस्तीन के सवाल पे, आप आ जाइए नेताजी के बारे में, आप आ जाइए मानिक जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, और आप आ जाइए नेहरू से अटल बिहारी की विरासत के बारे में। मोरारजी देसाई की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब विदेश मंत्री थे, दो बड़ी घटनाएं हैं, अगर आप कहें तो मैं उसको आपको चैनल के माध्यम से बताऊं कि फिलिस्तीन के बारे में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को, भारत के लोगों को ये खदशा है कि मुरार भाई की सरकार में हमारी जो विदेश नीति है फिलिस्तीन के लिए वो बदल जाएगी, तो मैं बतौर विदेश मंत्री साफ कह देना चाहता हूं कि फिलिस्तीन अरबों की जमीन है, और इजराइल को उसको खाली करना पड़ेगा। वो तो बहुत ऐतिहासिक भाषण उनका। इजराइल को खाली करने का मतलब ये है कि पूरा इजराइल फिलिस्तीन की जमीन कब्जा करके बना हुआ है, और वहां पे आपने लाखों बच्चे मारे हैं इजरायली अटैक्स में, आपने महिलाओं को मारा, स्कूल को बॉम्ब किया, हॉस्पिटल को बॉम्ब किया, यूनिवर्सिटी को बॉम्ब किया, यासिर अराफात की पूरी विरासत को आपने ख़त्म किया। जब यासिर हयात थे, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो हमारे देश में रेड कारपेट यासिर अराफात के लिए बिछता था। ये अलग बात है कि नरसिम्हा राव जी की सरकार में इजराइल को पहली बार हमने एम्बेसी का खोलने का हमने मान्यता दी, क्योंकि रशिया ने और बहुत सारे देशों ने मान्यता दे दी थी। उसके बावजूद जो 2 स्टेट सोल्यूशन का यूएन रेजोल्यूशन के तहत जो फैसला लिया गया था कि दोनों की राजधानी बना के दोनों की राज्य को एक उसकी मैप है, उसका नक्शा है, सेपरेट स्टेट कर देंगे, उसका सेपरेट स्टेट का जो सोल्यूशन था, उसमें भारत बहुत आगे था। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को इस देश की अरे आप फिलिस्तीन तो बहुत दूर की बात है, इजराइल की बात है, एक बांग्लादेश छोटा सा मुल्क जो हमारी जो शेख हसीना मुजीब हमारे बांग्लादेश के क्रांतिकारी नेता थे, फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश, मुजीब से लेकर शेख हसीना तक की विरासत में बांग्लादेश ताजिंदगी हमारे साथ खड़ा रहा। जब हमने पाकिस्तान और के 2 चिथड़े करके हमने बांग्लादेश बनाया, आप एक छोटा सा बांग्लादेश नरेंद्र मोदी नहीं बचा सका, जहां पे पाकिस्तान ने आज आके कब्जा कर लिया है। आप सोचिए कि कई दशक के बाद पाकिस्तान की नेवी का बेड़ा बांग्लादेश पहुंचा, मोदी जी के सौजन्य से।
नेपाल एक का देश जहां पे जब लोकतंत्र आया तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली में लिखा गया। उसकी आर्मी, उसका फोर्स, उसका आईबी, उसकी रॉ, उनके यहाँ की जो रॉ है, जो भी उनकी नाम है उनका, खुफिया एजेंसियां, उसकी ट्रेनिंग, उसकी फॉर्मेशंस, उसकी प्लानिंग दिल्ली में हुई, यूपीए 1 में हुई, हमारी सरकारों में के बीच में हुई। मनमोहन सिंह जी ने उनको बनाने के लिए बहुत मदद करी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार से लेकर मनमोहन सिंह तक। एक नेपाल जैसा छोटा मित्र देश जो हमारे घर की तरह के लोग हैं, चाइना के कैंप में बैठा हुआ है, तो आप ये इजराइल और फलस्तीन क्या कर लेंगे? तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो शिफ्ट करा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की संसद का जो सत्र है वो 9 तारीख से शुरू हुआ है। तो मोदी जी तो संसद छोड़ के भागे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि राहुल जी और माननीय अखिलेश जी प्रधानमंत्री का वेट कर रहे हैं, संसद में आओ और बताओ कि अगर इजराइल से आपका शिफ्ट है तो क्यों है, फलस्तीन की मुखालफत, ईरान की मुखालफत है तो क्यों है? क्योंकि ये तो एक राष्ट्रीय, वो तो कह रहे हैं कि इजराइल हमारा फ्रेंड कंट्री है और ईरान ने फैलाने वाली वार में पाकिस्तान का साथ दिया था। हमारा ये कहना है, जो वॉर की बात चल रही, मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी को करेक्ट किया था कि आप लोग अपना जरा गुड़ा भाग करके आया करिए। जब ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया 2 जंगों में, तो शाह रजा पहलवी का शासन था वहां पर, राजा का शासन था वहां, लोकशाही थी। लेकिन जब खुमैनी साहब आए, जब वहां पे उनकी तरह का अपना जो रिवोल्यूशन कहते हैं, इस्लामिक क्रांति कहते हैं, जब इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद से लेकर इस 2024 तक, और यूपी 1 में आपको याद है कि मणिशंकर अय्यर साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उन्होंने ईरान के साथ बहुत विजिट किया था। तो जो हमारी गैस की इंडिपेंडेंट, हम आत्मनिर्भर होने का जो हमारा आइडिया था, तो ईरान ने कहा था कि गैस की पाइपलाइन आप डायरेक्ट ले जाइए, और ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान, और ये हो भी गया था। इसके लिए पाकिस्तान भी तैयार हो गया था, लेकिन अमेरिका ने इंटरनेशनल प्रेशर बनाया कि फिर भारत जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और उस प्रेशर में हमें उस काम को रोकना पड़ा था। तो ईरान ने, जब हमारे ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, परमाणु हमारे जो तजर्बे थे भारत के, तो हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? हम उनसे गैस और तेल लेते हैं और यहाँ से हम आलू और प्याज भेजते हैं। किस देश के साथ हम ऐसा करते हैं? हमारे साथ कॉन्सेशनल रेट्स पे हमारे पास ऑयल एंड एनर्जी वहां से आते थे, आज तो नहीं आ रहे। रुपए में तेल देता था वो, रुपए में, इंडियन रुपये में कौन तेल लेता है? तो जो नीतियां हैं, मेरा ये कहना है कि सरकार एप्सिन फाइल या जो भी अमेरिका के साथ इनकी समस्याएं हैं, या इनके जो मित्र हैं अडानी साहब, इनकी जो फाइल और बेल फंसी हुई वहां, ये सारे मामले हैं जिसमें हमारे देश का प्रधानमंत्री फंसा हुआ है। और आदरणीय राहुल जी और माननीय अखिलेश यादव जी, हम सब लोगों को ये लगता है कि अगला 5 साल अगर ये प्रधानमंत्री नहीं होता तो भारत बहुत बड़े खतरे, अल्लाह सलामत रखे, भगवान सलामत रखे इस मुल्क को। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जहां लेकर जा रहे हैं, जो ये जियोपॉलिटिक्स में वॉर का सिचुएशन बन रहा है, इसमें भारत के लिए हमारे पास अभी अच्छे दिन तो सामने नहीं है। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि तमाम जो बीजेपी सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई साहब मारे गए, तो भारत के मुसलमानों को क्यों दर्द हो रहा है? खामनेई भारत के मुसलमानों के क्या लगते हैं? इसका मतलब कि कल को अगर इंडिया ईरान वार होगी तो यहाँ का मुसलमान ईरान को सपोर्ट करेगा, ये सवाल उठाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, या जो आज का जो नॉन पॉलिटिकल यूथ है, ए पॉलिटिकल, उसको अपने माई बाप के बारे में नहीं पता है। अपने बाप महात्मा गांधी के बारे में जो आदमी सुबह शाम गाली देता हो, नहीं, उनको तो ये भी पता है कि 2014 में आजाद हुए हैं। 2014 में, जो 2014 के बाद आजाद हुए हैं, जो क्रांति में आए हैं 14 के बाद, तो वो फादर ऑफ नेशन तो मोदी जी को मानते हैं। तो उन्हें क्या मालूम कि थर्ड वर्ल्ड कौन सी दुनिया थी? उन्हें क्या मालूम कि जब हम 1947 के बाद हम आजाद हुए तो कौन से देश थे जिन्होंने 3 दशक भारत को खड़ा करने में, भारत को बनाने में, भारत को, कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को, हमारी फोर्सेस को, हमारी आर्मी को, हमारे ऑयल को, फूल को, आज हम भिखमंगे हो रहे हैं ना तेल के मामले में, रो रहे हैं ना कि साहब वो ट्रम्प साहब हमको 1 महीने का दांत चियार के हमको परमिशन दे दीजिए। और परमिशन कौन सी मिली है? जो ऑलरेडी हमारे समंदर में जहाज हैं, जहाज खड़े हैं, जो नए की परमिशन नहीं है।
जो तो माल अभी जब सड़क पे रास्ते का माल सस्ते नहीं नहीं अभी 2 दिन रास्ते का माल सस्ते में 2 दिन में जो तेल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं, मैं बहुत नेगेटिव नहीं हूं उसी आवाम से। भाई वही लोग थे ना जो कह रहे थे 14 में, जब हम आप फेसबुक पे एक लाइन कुछ लिखते थे, हमें आपको 200 गालियां पड़ती थी मोदी जी के खिलाफ लिखने में। आज उनको तेली तमोली बना दिया यूजीसी में के मामले में। उत्तर प्रदेश के स्वर्ण समाज के लोगों ने तेली तमोली, हमारे लिहाज से मेहनतकश कौम है। प्रधानमंत्री तो ओबीसी थे नहीं, 2011 में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री जी स्वर्ण समाज से आते हैं, खुद अपने दस्तखत से अपनी दस्तखत से ओबीसी में घुस आया। अच्छा जो घुस आए तो घुस आए, लेकिन हम ये मानते हैं कि तेली समाज मेहनतकश लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग। जाति सूचक गालियां दी गई। नहीं गालियां नहीं, जो यूजीसी में वही स्वर्ण, जो लोग यूजीसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आंदोलन चला रहे हैं, पुतले फूके गए, कालिख लगाई गई। तो जब अभी गैस के मामले में, तेल के मामले में भारत में शॉर्टेज हो रहा है, कोई कह रहा है 15 दिन का है, कोई कह रहा है 20 दिन का, कोई कह रहा है 10 दिन का है, लेकिन हालात हमारे देश में ठीक नहीं है। और रशिया ने भी कह दिया है कि अब मामला हमारा आपका बिजनेस का होगा, कोई कंसेशन नहीं होगा, प्रोफेशनल तरीके से होगा। अब आप दुकान डलिया की बात चलेगी। तो जब आप दुकान डलिया पे चलाएंगे, रिफाइनरीज ऑलमोस्ट हमारी बंद होने के कगार पे है, तो यही जो भक्तगण हैं, हम उनके घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। लगता है आ जाएंगे। देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक जो हालात हैं, अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं, वो बहुत बुरे हैं, बहुत टूटे हुए हैं। और जंगें तो हमेशा जमीनों को बंजर करती हैं, ऊसर करती हैं। जंगें कभी भी खूबसूरत सुबह पैदा नहीं करती हैं। अच्छा वो चलिए, तो विश्वविख्यातों के एक आखिरी सवाल खत्म करते, लंबा हो रहा। क्या यूपी में सरकारी जातिवाद है? यूपी में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पे एक जाति का स्टैंप लगा दिया गया, शासन में, प्रशासन में, सिस्टम में। इवन मैं आपको अनिल भाई, आपको भी, हम लोग टीवी चैनल पे भाजपा के नेता लोग भी मिल जाते हैं, अगर आप किसी भी मुख्यमंत्री की जाति से अलग किसी भी नेता के साथ बैठ जाइए, अगर आप 15-20 मिनट नर्व्स पकड़ के बात कर ली तो वो रोने लगेगा। अभी जो एमएलए हैं भाजपा के, 2 बार के हैं, 4 बार के हैं, 5 बार के हैं, उनकी सरकारी जाति का जो एसओ है वो बात सुन रहा। सरकारी जाति कौन सी होती है? सरकारी जाति आप जानते ही हैं कौन सी जाति है, वो सुन नहीं रहा। लंबी लंबी फाइलें हैं कि ये 100 सड़क बननी है, 50 सड़क बननी है, सड़क का काम नहीं हो रहा है। एक बड़ा ठेकेदार हाईवे बना देता है, मंत्री को पता ही नहीं, जिला विधायक को पता नहीं, जो मंत्री है दयाशंकर जी, बलिया वाला झगड़ा मालूम ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। किसी को नहीं मालूम है कि लंदन का वीजा क्यों नहीं मिला, आज तक उन्हें ये ख्वाबो ख्याल में नहीं पता कि कहां से मना किया गया है। केशव जी के बारे में बात कर रहे हैं, कहां से मना किया गया है, केशव जी को ये भी नहीं मालूम है किसने मना करवाया। तो दिल्ली में कौन सा नेता है जिसने एमएससी को बोला कि इसको वापस भेजो, कौन लोग खेल कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है सरकारी जातिवाद के संरक्षण में, अधिकारियों को खुशी है कि उनको कई दशक के बाद मौका मिला कि हमारे समाज का कोई नेता आया है, उसने उपकृत भी किया अपने समाज के ऑफिसर्स को, पुलिस फोर्स में बैठे हुए लोगों को, डीएम को, कप्तान को। लेकिन उसकी अति ये हो गई। हमारा ये मानना है कि कोई भी समाज अगर डिप्राइव्ड है उसको भी मौका मिलना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी की कोई जाति है, उनकी जाति के लोगों में बेशक मिलना चाहिए, लेकिन बैर नहीं होना चाहिए, इम्तियाज नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण होगा, बैकवर्ड होगा। आप जितनी भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे हैं अनिल जी, कभी आप, मैं चाहता हूं कि आप जाइए वहां पर, आपको लगेगा कि ये मुसलमानों का, यादवों का कोई वो होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा। डंपिंग यार्ड, डंपिंग यार्ड है सर, सब डंप हो गए वहां सर, डंपिंग यार्ड है। एक से एक काबिल ऑफिसर जिन्होंने मायावती जी की रिजीम में, जिन्होंने आदरणीय अखिलेश जी की रिजीम में बहुत उत्तर प्रदेश को बढ़ाया होगा आगे, वो डंपिंग यार्ड में पड़े हुए हैं।
हम इसके खिलाफ हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है कि आप किसी अपनी जाति के जानने वाले को अच्छी पोस्टिंग दे रहे हैं, दे दीजिए। राजनाथ सिंह जी के बाद कोई दशकों के बाद कोई बना है। दूसरों से बैर मत करो खाली, लेकिन बैर वैमनस नहीं होना चाहिए। और संघ में भी वही हो गया। आप संघ में भी देखिए, संघ भी रंग में रख गया, सरकारी रंग में, कि डॉक्टर भागवत को कानपुर जाते हैं। मुझे कानपुर का थोड़ा सा आइडिया है। तो वहां पे श्री राम भाई हैं, वहां के प्राण प्रचारक। आप कभी पता करिए, जितने ब्राह्मणों के खिलाफ वहां पे FIR हुई है, RSS के लोगों को जेल में डाला गया, तो वो सब भागवत जी के यहाँ, जो मुख्यमंत्री जी अभी 2 दिन पहले गए, आप खबर देखी होगी आपने कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि न्याय होगा। सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रहा है। खेल वही है, सरकारी जाति वाला। तो हम इसके खिलाफ हैं। हम व्यवस्था के हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश जी के बाद जिस तरह से पिछड़ गया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल आप बंद कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल माननीय अखिलेश जी ने बनाए, जौनपुर में आप हमारा हॉस्पिटल कभी आके देखिए, मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ कि नहीं आपका? मेडिकल कॉलेज आपको लगेगा कि मेदांता का बाप है। शुरू हुआ कि नहीं? हम तो लास्ट टाइम 22 में गए थे तो निर्माणाधीन ही था वो तो। सर, वो उसकी पूरी जो ठेकेदारों ने जो खिड़कियां लगी हुई, तो खिड़कियां उखाड़ ले गए क्योंकि पेमेंट नहीं हुई, अभी चालू नहीं हो पाया है। तो सरकार ने जिस तरह से, इसलिए कि समाजवादी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी का दिया हुआ सारा प्रोजेक्ट्स है पूरे यूपी में जो कुछ है, सरकार ने इसलिए नहीं बढ़ाया कि समाजवादियों का काम, जो काम था, नाम उनका हो, नाम हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि जौनपुर में अगर वो हॉस्पिटल बन गया होता तो जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर भाग के लखनऊ आते हैं, गोरखपुर को कहीं जाना नहीं होता। वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। तो वो जो नुकसानात हैं, PDA समाज, हमारे सब शोषित, वंचित, कमजोर वर्ग के सब लोग, और इवन भी सामान्य वर्ग के जितने भी प्रगतिशील लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इस सरकार को जाना चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, 27 में मुख्यमंत्री ही नहीं बन रहे, अगले 20 साल समाजवादी पार्टी को कोई हटा नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए, तो इतनी सब देखते हैं दावे कितने सच होते हैं। अभी तो कहते हैं ना कि वो कि एक बाल काटने वाले से पूछते हैं कि कितने बाल, तो कटेंगे, सब सामने आएंगे। जजमान समन्वय आई तो अभी साल भर रह गया, ज्यादा रह नहीं गया। तो अभी अमीक जमई भाई ने जो तमाम बातें कही हैं, तमाम जो दावे किए हैं, आप क्या कुछ सोचते समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।